बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिसमें आपकी प्रोफेशनल भी नोट्स लिखे होते हैं, उसके अलावा पर्सनल नोट्स भी लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसको आप मैनेज इस तरह करें कि इसमें आप एकेडमिक और जो आपकी जनरल डे डायरीज है उसकी तरह इसको बनाएं, उसके प्रीलिमिनरी पेजेस किस तरह किए जाएं। तो वो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपके पास स्केचिंग वगैरह की प्रॉपर सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, उसकी बैटरी जो है वो आपके पास फिल्ड हो, ताकि आपको जब यूज़ करना हो तो फिर वो ये ना हो कि आपको बैटरी धोखा दे जाए उसकी, और वो इक्विपमेंट जो है आपके पास उस दिन की रिकॉर्डिंग जो है वो आप सेव ना कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम स्केचेस की भी, कि स्केचेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो स्केचेस के लिए ये है कि वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर भी हो, ठीक है, जो उसको आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे कि आप उसकी जो डिटेल्स वगैरह कैप्चर कर रहे हैं तो वो स्मूथली उसमें कैप्चर हो जाए। तो फील्ड नोट बुक के लेआउट के बारे में उसने कहा कि यार ये सूट करता है आपके अपने डिज़ाइन पे। प्रीलिमिनरी पेजेस उसने कहा कि एक कवर पेज बनाएं जिसके ऊपर अपना नाम पता वगैरह लिख लें, ताकि इन केस अगर आपसे गुम हो जाती है तो किसी को मिले तो वो आपको कांटेक्ट करके भिजवाना चाहे तो भिजवा सके। तो प्रीलिमिनरी में आप ये करें कि जो उसके 10 पेजेस जो होते हैं इनिशियल पेजेस उसको आप सादे छोड़ दें, ताकि वो बाद में आप उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह बना लें, ठीक है, प्रोविएशन वगैरह लिख सकें उसमें, ठीक है। तो उसमें आप डेली एंट्रीज लिख सकें, उसमें अगर आप किसी जगह पे खाना खा रहे हैं या फिर उस जगह की इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं कि किसी पुलिस का नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर या इमरजेंसी नंबर्स वगैरह, तो वो आपके प्रीलिमिनरी पेजेस में वो कवर अप हो जाते हैं। जिसमें कोई भी बुक आप उठाएं तो उसके स्टार्ट में जो है प्री फेस वगैरह होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, एब्रिविएशन वगैरह होती हैं, ठीक है। पर डेली एंट्रीज आपने कैसे करनी है, ठीक है, ये उसकी प्रीलिमिनरी पेजेस की एक एग्जाम्पल थी आगे। तो उसमें वो सारी डिटेल्स वगैरह उसने लिखी हुई थी कि हेडिंग्स वगैरह में कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक, कि जो मेजर हेडिंग्स हैं उन्हें वो बॉक्स वगैरह में बना देता है अपना और अपने कोलीग का नाम, डेट, और उसके ऊपर ये पेज नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, ये टी जो लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक, ताकि आपकी जो कॉपी है एट द एंड वो एक मैनेज फॉर्म में हो कि वो आपकी भी यूज़ में आए, और उसके अलावा अगर आप उसको किसी और को देते हैं तो उसको भी वो रीडेबल हो, ठीक। तो जनरल टिप्स उसने क्रॉस रेफरेंसिंग वगैरह के लिए उसने कहा कि नंबर वगैरह लगा दें आप कॉपी पे, ठीक है, ताकि आप वो आपस में कर सकें कि यार ये पेज नंबर फलां के साथ जो है वो रिलेटेबल है चीज़। यूज़ ऑफ स्पेस, कि अगर आपके पास स्पेस बच रही है किसी पेज के नीचे तो उसके इमीडिएट नीचे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी मत शुरू कर दें, किसी नेक्स्ट एक्सपोजर के बारे में या किसी नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मेशन वगैरह आ रही है तो उसको इमीडिएटली उसके नीचे मत स्टार्ट करते हैं। जितना स्पेस दे सकते हैं उतना आप दें। उसका फ़ायदा ये है कि बाद में अगर आपको कोई चीज़ याद आती है या आपको कोई न्यू फाइंडिंग कर देते हैं उसी पुराने एक्सपोजर में, तो आप उसमें ऐड अप करने काबिल हों, ये ना हो कि वो फिर खिचड़ी बनी हुई हो, ठीक है। तो स्केचेस के बारे में उसने आगे हम बात कर रहे थे कि स्केचेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इन केस कि अगर आप वो कर रहे हैं, क्या नाम है, एक चीज़ है डिस्क्रिप्शन जो आपकी ह्यूमन आई देख रही है उस सारे को आप डिस्क्राइब करके वहाँ पे नहीं लिख सकते, तो उससे ज़्यादा बेहतर एंड क्विक वे ये है कि आप उसको एक स्केच बना लें। तो उस स्केच को जिस टाइम आप शेयर करेंगे या फिर किसी बंदे के साथ, तो उसमें वो सारी डिटेल्स उसमें लिखी होंगी, ठीक है। तो क्योंकि आपकी जो ह्यूमन आई जो देख रही है, जो डिटेल्स वगैरह देख रही है ना, वो आपके कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकती। कैमरा की में वो कर्व्स एंड जो आपके पास एक्सपोजर में बाज़ दफ़ा कोई रॉक यूनिट है वो बाहर की तरफ बल जब हुआ होता है, तो वो जो आपकी जो आई है वो देख रही होती है, वो 3D पिक्चर देख रही होती है, ठीक है। जबकि आपका जो कैमरा है जिस टाइम आप उसकी पिक्चर लेंगे तो वो 2D आपके पास इमेज आएगा, उसमें वो जो कर्व्स एंड एजेस वगैरह हैं वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होते, आपके पास वेदरिंग सरफेसेस जो होती हैं वो प्रॉपरली उसमें दिखाई नहीं देती। तो ये आगे कुछ एग्जांपल्स थी उसके पास के नीचे उसने लॉग बनाया हुआ है, इसको कहते हैं स्ट्रेटिग्राफिक लॉग वगैरह, ठीक है। इसमें अब उसने ये बताया हुआ है कि कितनी से कितनी थिकनेस तक कौन सी फॉर्मेशन चल रही है। तो ये उसने आगे एग्जांपल्स वगैरह दी थी कि यार इस तरह के डिफ़िकल्ट वगैरह मत बनाइए,
ठीक है। ये एग्जांपल सी ए बी सी डी ई एफ के साथ, ए में जो है वो प्रॉपर है, ठीक है, एक आइडियल टाइप का है, लेकिन उसमें ये है क्या, उसने जनरल डिटेल्स वगैरह सिंपल स्केच किया हुआ है, लेकिन ऊपर टॉप में उसने फिलिंग की हुई है सैंड के साथ। तो ये यहाँ पे जो है उसकी, क्योंकि ये माइन्यूट और इतना डेलिकेट बना हुआ है कि इसमें ये जो सैंड की फिलिंग है, ये यहाँ पे आप ये देखें तो ये डैश बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे लग सकता है कि शायद आपने वहाँ पे किसी क्रैक या किसी जॉइंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, ठीक है। तो किसी भी स्केच में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो ये इसका एट द एंड उसका स्केल इम्पोर्टेंट होता है, उसकी डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें उसने टॉप पे डायरेक्शन नहीं दी हुई, जबकि आप ये डी देखें तो इस डी में उसने ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन दी हुई है साथ में, लेकिन इसमें उसने स्केल नहीं दिया हुआ। ये जो है आपके पास ई जो है, ये है लगता तो बड़ा प्यारा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें उसने 3D बनाने की कोशिश की है, तो उसमें वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, ठीक। तो इससे सिंपल जितना हो स्केच उतना अच्छा है। आगे आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें वो बताएगा कि जनरल टिप्स क्या होती हैं एक स्केच बनाने के लिए। तो जनरल प्रिंसिपल जो है, उसने वही कहा कि स्केच बनाने से पहले, जैसा हम फील्ड के बारे में कह रहे थे, कि आप जब फील्ड पे जाते हैं, फील्ड पे जाने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या है कि एम क्या है, क्यों जा क्यों रहे हैं। और अगर इसी तरह कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, बिला मकसद के ना करें, ठीक है। तो ये है कि अगर आप स्केच बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्या उस आपके स्केच जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप उसको डिफाइन मजीद करना चाह रहे हैं, उसमें डिटेल्स वगैरह जो है वो आप एडअप कर रहे हैं, इसलिए आप स्केच बना रहे हैं, तो फिर जो है वो पर्पस आपका सॉल्व होता है, ठीक है। तो स्केचेस जो है वो मोस्टली जो है वो फ्री हैंड से बनाया जाता है पेंसिल के साथ, ठीक है। उसमें रूलर वगैरह नहीं यूज़ किए जाते, क्योंकि जितना आप रूलर यूज़ करते हैं तो उतना आप अवे फ्रॉम द जो नेचुरल होती है उसका फेस, उससे आप थोड़ा दूर होते जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी रूलर के साथ करेंगे तो आपको जो नेचर में मिलता है उसमें अंडुलेशंस होती हैं, उसमें जो है इतनी स्ट्रिक्टली कोई भी चीज़ इतनी स्टीप या वो नहीं होती, अब बेडिंग वगैरह होती है उसमें आप देखें उसमें अंडुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो जिस टाइम भी आप स्केच बनाएंगे तो वो स्केच आप बनाएंगे फ्री हैंड के साथ, ठीक है। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो वो उसने कहा कि पेंसिल जो है वो आप यूज़ करें, ठीक है। पेन मत यूज़ करें, क्योंकि पेन के साथ जो है वो अगर आप बहुत ही मास्टर हों तब भी बाज़ दफ़ा एट दी एंड जाके छोटी सी गलती भी होगी तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। पेंसिल के साथ आप यूज़ करें, उसके साथ जो है वो डिफरेंट थिकनेस की लाइन होती है, ठीक है। अगर आप उसे गाढ़ा करके लगाएंगे इट मीन्स कि वो एक शार्प कांटेक्ट है, यहाँ पे शार्प कांटेक्ट होगा, वहाँ पे आपने पेंसिल का जो लाइन मार्क करेंगे वो आप डार्क करेंगे, ठीक है। अगर जहाँ पे आपके पास ग्रेजुअल या फिर शार्प कांटेक्ट नहीं है या आप श्योर नहीं है उसके बारे में, तो वो आप लाइट हैंड के साथ उसको स्केच वगैरह करते हैं, ठीक है। तो कहता है ये कि मोस्ट प्रॉपर जो है, जो आइडियल है वो अगर प्लेन पेपर पे आप स्केच बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर लाइंस वगैरह नहीं होती। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो लाइन वाले यूज़ करते हैं या ग्राफ यूज़ करते हैं। ग्राफ इसलिए, वही मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी कहा, ग्राफ इसलिए यूज़ होता है कि अगर उसके एक बॉक्स को आप स्केलिंग दे दें कि यार 1 बॉक्स इज इक्वल टू दिस मच मीटर, तो फिर आप अगर उसके साथ बना रहे हैं तो फिर आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके पास जो है वो कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन आइडियली जो है वो प्लेन पेपर के साथ बनाया जाता है। तो यहाँ पे उसने कहा कि कुछ समराइज किया हुआ उसने सम आइडियाज़ को, ठीक है, एक स्केच बुक बनाने से पहले या एक स्केच बनाने से पहले। फर्दर आगे एक एक्सरसाइज है, तो ये स्केचेस का वो बताएगा कि ये स्केच आप कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक, स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट थिंग इज दैट के स्पेस, वही वाली बात, जैसे आप कॉपी में हमने कहा था कि जब इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आपके पास स्पेस जो है जितनी है रख सकते हैं आप उतनी रखें, ठीक है। तो आइडियली इसमें यह होता है या तो आप एक पूरा पेज उसके लिए मुख्तस कर दें,
या फिर आप 2 पेजेस जो आपस में फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर वो आप कर दें। बाज़ दफ़ा क्योंकि आपका स्केच जो है वो एक्सटेंड कर जाता है, तो लिमिटेड उसे स्पेस मत दें, उसे जितना अवेलेबल स्पेस आप कर सकते हैं उतना अच्छा है, ठीक है? ताकि उसमें आप बाद में जो है लेबल्स वगैरह कर डाल सकें, स्केल डाल सकें, ओरिएंटेशन डाल सकें, ठीक है? ड्राइंग के जो पार्ट्स हैं बाज़ दफ़ा इंसर्ट बनाने पड़ जाते हैं आपको, एक ड्राइंग के अंदर इंसर्ट। तो इन सेट्स का फ़ायदा ये होता है कि किसी एक पोर्शन पे आप जब ज़्यादा एम्फसाइज करना चाह रहे होते हैं वहाँ पे नॉर्मली इस तरह होता है जिस टाइम आप किसी एक्सपोजर को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ इट्स जो सरफेसेस होती हैं वो आपस में कोरिलेटेबल होती हैं, लेकिन बाज़ जगह पे वहाँ पे एक आपके पास एम्बिग्युइटी मिलती है, कोई एक एक्स्ट्रा आपके पास फेस दिखाई दे रहा होता है, तो उसको आप जिस टाइम डिटेलिंग करना चाह रहे होते हैं तो वो आप उसको उसके अंदर इंसर्ट बना देते हैं। ये जैसा अब इस फिगर में है, तो ये इंसर्ट बॉक्स है, ठीक है, ये वाला। तो इंसर्ट में अब नॉर्मली ऊपर इस पोर्शन में आप देखें तो इस पोर्शन में आपके पास जो है वो नॉर्मल आ रहा है सारा बिहेवियर, और इस पोर्शन में भी टॉप टॉप पे भी। लेकिन जब इस पोर्शन में आप स्केच पहुंच रहा है तो यहाँ पे आप डिटेलिंग करना चाह रहे हैं, तो इस डिटेलिंग के लिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसको उन्होंने डिफाइन करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट फर्स्ट कि आप उसे मैक्सिमम स्पेस दें, ठीक है, ताकि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा एडअप कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन भी लिख रहे हैं या फिर आप उसके साथ लेबल्स वगैरह लगा रहे हैं, तो वो अगर छोटी लिमिटेड स्पेस होगी तो वो बहुत ज़्यादा राइटिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा राइटिंग की वजह से आपका जो स्केच है वो विजिबल नहीं रहेगा। तो इसलिए उसने कहा कि एक बहुत अच्छे आपका जो स्केच बना होता है उसको आप डिस्ट्रॉय ना कर दें, ठीक है, अननेसेसरी लेबलिंग के साथ, ठीक है? सेकंड थिंग इज दैट स्केल इज इम्पोर्टेंट। कितने स्केल पे बना रहे हैं, कितनी थिकनेस है, वो एक रफली थिकनेस होती है। हाउ एक्यूरेट आपका स्केल होगा इट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड वर्क। या तो आप उसको डिटेल मयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो डिटेल मयरिंग में ऑब्वियसली आप फिर वो मयरिंग टेप लेके जाएंगे, उनकी थिकनेस मयर करेंगे जो सेक्शन मयरमेंट में होता है, तो उस टाइम पे आपके पास एक्यूरेट आ रही होंगी। तो जब एक्यूरेट आएंगी तो फिर आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे होंगे तो इट्स मोर कन्वीनियंट। लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर या फिर एक्यूरेटली उसे मैयर नहीं कर रहे तो फिर उसके लिए तरीका जो है वो थंब का है कि ये आगे जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ कि अगर आप किसी क्लिफ या हिल साइड्स पे जाते हैं तो आप एक स्केल इस्टेब्लिश पहले कर लेते हैं कि एक बंदा वहां पे खड़ा है, ठीक है, बंदे को खड़ा करके उससे आप अपने जो आपका लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है जो आपका फ्री है उसका आप आर्म लेंथ के ऊपर उसको ओपन करें बाजू को, और अपने थंब के साथ उसको उसकी मयरिंग कर लें कि यार अगर फॉर एग्जांपल हम उसामा को वहाँ पे खड़ा करते हैं तो उसामा 5 फुट 8 इंच का है, तो हम अपने थंब के साथ देखेंगे उसकी स्केलिंग कितनी बन रही है, ठीक है? तो वो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इतना पोर्शन, फॉर एग्जांपल मेरा थंब का ऊपर वाला जो ब्लॉक है दैट इज इक्वल टू उसामा बन रहा है, तो उसके मुताबिक इतना पोर्शन आपका थंब का जो है वो बन गया आपके पास 5 फुट 8 इंच का। तो उसके साथ आप को रिलेटेबल करके तो आप ऊपर थिकनेस वगैरह उसकी एक रफली जो है आप मैयर कर सकते हैं, ठीक है? इसकी समझ आइए? हेलो? Yes, sir. यस सर यस सर। चलें, फिर सेकंड थिंग इज दैट जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपके स्केच की डायरेक्शन किस साइड पे है, ठीक है, जो आपने स्केच बनाया है वो किस साइड पे एक्सटेंडेड है, ठीक है? तो उसके लिए वही ऑब्वियसली आप जिस साइड पे फेस कर रहे हैं उसे सिंपली आपने जो है उसको कंपास यूज करते हुए आपने उसकी डायरेक्शन देखनी है कि आप फेस किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके आप राइट एंगल में आप क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है? हम फेस जिस टाइम किसी भी दीवार को करते हैं तो दीवार के हम परपेंडिकुलर खड़े होते हैं, ठीक है? तो दीवार अगर मैं फेस कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल नॉर्थ में तो दीवार जो है आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है? तो वो आपके पास सिंपली क्लाइनोमीटर को या कंपास को यूज करते हुए आप उसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन देख सकते हैं, ठीक है? तो वो आपने उसके ऊपर मार्क करना होता है।
जैसा ये आगे एक एग्जांपल है, तो इसमें आप इसकी टॉप पे देख लें तो इसकी ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में है, तो इसकी फेसिंग डायरेक्शन कौन सी साइड पे होगी? मतलब ये वाली डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपका कैमरा या फिर आपके विजन है, कोई बता सकता है? हेलो, हेलो, Yes, sir. हमें ये पूछ रहा हूँ कि इस एरो की डायरेक्शन किस साइड पे होगी? आपका फेस किस सर साइड पे नॉर्थ है? की तरफ, नॉर्थ की नॉर्थ तरफ है। नहीं, क्योंकि आपका ये नॉर्थ आ गया, ये ईस्ट हो गया, ये आपके पास सॉरी साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो आपका ये जो एक्सपोजर है ये तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में। तो अभी आप किस साइड पे खड़े होंगे? आप फेस इस साइड पे कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आपका जो नॉर्थ वेस्ट है वो आपके लेफ्ट पे आ रहा है, और साउथ ईस्ट जो है आपके पास वो आपके राइट पे आ रहा है, ठीक है। तो आपके जो फेसिंग है ये आपके पास आ रही है नॉर्थ ईस्ट में, समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. तो बात हो रही थी कि ओरिएंटेशन उसकी, ठीक है। फिर एंगल ऑफ ज्योमेट्री, ये जो एंगल्स हैं आपके पास, ये आप कैसे मार्क करते हैं? जो इसने ये किया हुआ है, ठीक है, या ये है आपके पास, तो एंगल ऑफ ज्योमेट्री को फाइंड करने का तरीका जो है वो सिंपल है। आपको जैसे डिप स्ट्राइक लेने का तरीका बताया था क्लास में भी, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप इसका जो लॉन्ग एज है, क्लाइनोमीटर को आप यूज़ करते हुए उसके जो आपके पास आर्म लेंथ है, उसका लॉन्ग एज आपके पास जो है वो ईस्ट वाला बनता है। तो उसको आप जैसे हम प्लेस करते हैं, हम रॉक के साथ इन कांटेक्ट करते थे उसको, ठीक है, डिप फाइंड करने के लिए। लेकिन अभी तो हम चूंकि हम दूर से स्केच बना रहे हैं, तो आप उसको रफली उसी के अकॉर्डिंगली उसको ट्विस्ट कर दें, ठीक है। तो ट्विस्ट करने के बाद उसके अंदर जो सिलेंड्रिकल बबल है उसको आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। जिस टाइम वो बैलेंस हो जाएगा तो आपके पास उस जो फीचर है, जो आपके पास बेडिंग आ रही है, तो उस बेडिंग का आपके पास एंगल पता लग जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप दोबारा अपने पेज पे उसको उतने ही एंगल के मुताबिक प्लॉट करेंगे, समझ आई? Yes, sir. फिर इंसर्ट बॉक्सेस फॉर डिटेल, ठीक है। अगर आपने कोई डिटेल वगैरह लिखनी है तो उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट फीचर ये है कि किसी इंटायर किसी क्लिफ वगैरह को आप देख रहे हैं, तो वही उसने कहा कि नॉर्मली जिस टाइम आप देख रहे होते हैं तो उसके मेन फीचर आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेटेबल होते हैं, लेकिन बाद पोर्शन ऐसे होते हैं जिसमें उस ज़्यादा डिटेल होती है, उस ज़्यादा डिटेल की आपने कोई पिक्चर वगैरह भी ली होती है, तो उस पिक्चर वाले पोर्शन को जिस टाइम आप ये है जिस तरह, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये यहाँ पे जो पिक्चर ली है वो इंसर्ट में हो जिसमें, ठीक है, तो इसके जैसे ही आप स्केच बनाएंगे तो यहाँ स्केच में आप यहाँ पे एक बॉक्स बना के तो यहाँ पे उसकी मजीद डिटेलिंग करेंगे, अगर आप डिटेलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्ट्स लाजमी नहीं कि आप बनाएं,
लेकिन इनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि अगर आप वहाँ पे किसी फीचर को मज़ीद वहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या उसको डिटेल वहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे कोई माइक्रो फॉल्ट्स हैं या फिर वहाँ पे कोई फॉसल्स आपको सिर्फ उसी जोन में मिल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आप इंसर्ट बनाएंगे, ठीक है। या फिर आपने उस जगह की पिक्चर ली है तो आप वहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इंसर्ट जो आपने बनाया है इसको फिर आप उस पिक्चर के साथ कोरिलेट करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल, जिसने ये बनाया हुआ है, तो यहाँ पे वो फिर इस पिक्चर के साथ इसको यहाँ पे पी डाल के P3 हो गया फॉर एग्जांपल, कि पिक्चर नंबर 3 के साथ ये कोरिलेटेबल है और ये आपके पास पिक्चर नंबर 4 के साथ, ठीक। तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग होती है कि अभी आपको ये पता होगा कि ये पिक्चर नंबर 4 जो है वो इस पोर्शन की ली गई है, पिक्चर नंबर 3 जो है वो आपके पास दूसरे इंसर्ट की है। तो कलर अगर आप देना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें जो वो ऑब्वियसली ग्रीन कलर की होती है, तो ग्रीन वेजिटेशन कवर जो होता है मोस्टली उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती जियोलॉजी की या स्ट्रक्चर की, तो इसलिए उसको जो कवर्ड पोर्शन होता है जो वेजिटेशन के साथ, तो उसे ग्रीन कलर के साथ जो है वो उसको हाईलाइट कर देते हैं, जिस तरह यहाँ टॉप पे इसने किया हुआ है, ठीक है, वेजिटेशन को, ताकि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि उसके नीचे जो है आपके पास एक्सपोजर स्टार्ट होता है, इतनी थिकनेस का आपके पास वहाँ पे वेजिटेशन कवर है, ठीक है। रेड या ब्लू कलर भी आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए, पार्टिकुलर आइटम्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट में आता है कि स्केचेस ऑफ एक्सपोजर्स के कैसे आप करते हैं किसी रोड कट या सी क्लिफ के अलोंग, ठीक। तो उसमें ये मेन यूनिट्स जो हैं वो ये है कि आपके पास ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए होता है आपस में। लार्ज स्केल को अगर आप कर रहे हैं टेंस ऑफ मीटर में स्ट्रक्चर सच एज जैसा फोल्ड एंड फॉल्ट वगैरह आप शो करना चाह रहे हैं उस पर, ठीक। या फिर पोजीशन और मोर डिटेल मेजरमेंट अगर आप कर रहे हैं, किसी ग्राफिक लॉग बना रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है वो स्केचेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर किसी एक्सपोजर में आप कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज कि आप ओरिएंटेशन ऑफ द नोटबुक, ओरिएंटेशन से मुराद ये नहीं है कि वो नॉर्थ साउथ की अकॉर्डिंगली, ओरिएंटेशन यहाँ पे मुराद ये है कि आप उसको ऐसा लैंडस्केप पेज को यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप इसको पोर्ट्रेट की फॉर्म में। अभी राइट नाउ जो स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है ये लैंडस्केप में है, ठीक है, और अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये अभी आपके पास पोर्ट्रेट में है। तो पोर्ट्रेट में देखें आपके पास पेज जो है उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, तो आपके पास जो उसका स्केच का पोर्शन बन रहा होता है तो वो आपके पास वहाँ पे लिमिटेड हो जाता है, जबकि आपके पास लैंडस्केप में आपके पास पेज की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक। तो उसमें आप मज़ीद डिटेलिंग और सारी चीज़ें वगैरह आप इजीली इन प्लेस कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि अगर आप वर्टिकल स्केच कोई बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप उसे पोर्ट्रेट फॉर्म में उसको अपनी कॉपी को यूज़ करें। तो अगर आपकी लेटरल जो है अगर उसका हॉरिजॉन्टल एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप फिर उसको यूज़ करेंगे ऐसा लैंडस्केप फॉर्म में अपनी कॉपी को, ठीक है। तो फिगर 4.5 में अभी ये यहाँ पे उसने शेडिंग वगैरह के लिए एक बॉक्स में बताया हुआ कि शेडिंग आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। शेडिंग के लिए उसने कहा कि सॉफ्टवेयर टिप्स यूज़ करें। ये ऊपर जो दूसरी पेंसिल उसने बनाई हुई जो रो रही है वो बेसिकली वो फाइनर टिप की हैं और वो आपके पास जो है हार्ड जो उसका लेड होता है, ठीक है, वो हार्ड है तो वो उसे आप शेडिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो शेडिंग के लिए उसने कहा कि एक तो आप HP की या फिर उससे भी लेस जो है जो सॉफ्टवेयर टिप की होती हैं पेंसिलें वो यूज़ करेंगे आप, ठीक है। फिर उसका जिस टाइम आपने बचपन में की होंगी शेडिंग वगैरह तो उसका आप क्रॉस वाइज रख के उसका जो मैक्सिमम कांटेक्ट आ रहा है पेज के साथ वो करके आप उसको शेडिंग करेंगे जैसे यहाँ पे इसने बताया हुआ है, ठीक है।
ये वाला यस सर। अभी पेज पे आपके पास ये होता है फ़ायदा कि आप इसको यहाँ पे शेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, तो यहाँ पे आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं इसको शेड अप कर सकूँ, क्योंकि मैं शेड अप करना चाहूँगा तो ये सारे का सारा वो एक ही थिकनेस की आपके पास लाइन आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंट थिकनेसेस की बनती हैं, लेकिन थिकनेस आपके पास जो है वो वेरी करता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि स्टिल जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आपके पेज पे होती है वो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक पे इतना नहीं होता। फिर जिस टाइम आप शेड अप कर दें तो उसे उसने कहा कि उंगली के साथ आप उसे सर्कल में घुमाएं तो वो शेडिंग जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे गलती इस पोर्शन में है, लेकिन जिस टाइम मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो ये पूरे का पूरा आइटम को ये इसने डिलीट कर दिया। तो ये आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये पेंसिल के साथ अगर आप हार्ड नोटबुक पे स्केच बना रहे हैं तो वो आपके बड़ा इजी अप होता है। ठीक है, तो फ्यू अदर टिप्स देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम इसको देख लेंगे, उस एक्सरसाइज को देख लेंगे कि जैसे उसने स्टेप बाय स्टेप एक स्केच बनाया। तो फ्यू अदर टिप्स में ये है कि अगर बहुत सारे थिन बेड्स हों विद नो रियली डिस्टेंट यूनिट्स, तो आप कंसंट्रेट करें दो जो आपके पास मेजर बेड मिल रहे हैं वही के दो बेड पे, तो उसकी बेस पे आप सारे के सारे स्ट्रक्चर ऑफ द क्लिफ जो है ना, फिगर नंबर 4.6 में फर्दर बताया गया है। और यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा बेड्स हैं थिन थिन, तो आप जो उसके मेजर हैं उन्हें आप इनकॉर्पोरेट करें और उसके साथ माइनर उसमें सिर्फ ऐड अप करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स को कोई आपका जो फीचर है वो आपके मद्दे मुकाबला आ जाता है कि आप उसे स्केच करना चाह रहे हैं और वो स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप उसे डिवाइड कर दें डिफरेंट पीसेस में। ठीक है, और उसे आप पॉइंट बाय पॉइंट उसे आप स्केचअप करना शुरू कर दें। ठीक है, तो उसने यही कहा कि आप उसे मज़ीद स्मॉल कार्टून्स वगैरह में उसे कन्वर्ट करके तो उसके आप उसे स्ट्रक्चरली इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट वेट ऑफ द लाइन यूज़ करेंगे, वही कि आप अगर थिक लाइन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसे प्रेशर के साथ पेज पे यूज़ कर रहे हैं तो वो डिफाइन कर रही होती है कि एक आपके पास डिस्टिंक्ट या ग्रेजुअल बाउंड्रीज को आपकी जो लाइन की थिकनेस है ना वो डिफाइन कर रही होती है। अगर आप शार्प कॉन्टैक्ट है तो उसे आप थिक लाइन के साथ उसे मार्क करेंगे। ठीक है, जितना आपकी पेंसिल की थिकनेस बढ़ेगी इतना उसके शार्पनेस को वो डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, और वही उसने कहा कि 3D बनाने की कोशिश मत करें, 3D में जो है वो कंफ्यूजन बनती है आपको भी। ठीक है, जैसा वो उस फिगर में मैंने आपको बताया था पीछे स्केचेस में कि जो स्केच है आपके पास वो इतना आइडियल क्यों नहीं है, हालांकि वो बड़ा प्यारा बना हुआ था, लेकिन उसमें यही है प्रॉब्लम कि उसमें 3D जब आप बनाने पड़ते हैं तो वो खुद आप जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो बेस्ट यही होता है कि आप उसे इमेजिन करें कि वो एक 2D प्लेन में है और आप उसे 2D ही उसको स्केच करने की कोशिश करें। ठीक है, तो वही उसने कहा कि अगर स्केच जो है आपके पास लेटरल में ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है तो बेहतर ये है कि आप उसके साथ हॉरिजेंटल स्केल वगैरह भी यूज़ कर लें, जैसा ये ऊपर एक एग्जांपल इसने 4.7 में बताई हुई है। ये एक पूरे सेक्शन का या फॉर एग्जांपल पूरे गॉर्ज का आप सेक्शन बना रहे हैं, तो ये उसने यहाँ से स्टार्ट किया। ये पोर्शन उसका इनिशियल पोर्शन है 0 और ये उसका फर्दर जो है 40 मीटर तक उसने इसको किया हुआ है। तो वो पेस ब्रंटन एंड पेस के थ्रू वो देखता जा रहा है कि यार वो कितना जो है फर्दर जा रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको कौन कौन से फीचर मिलते जा रहे हैं, तो वही उसने जो कलरिंग है उसको की हुई है। स्क्री भी अगर आप डिटेल में डालना चाह रहे हैं तो स्क्री वगैरह भी आप डाल सकते हैं उसमें। स्क्री क्या होती है वैसे? हेलो, क्या चीज सर? स्क्री
ये जो लिखा हुआ है। सर जो इसका लूज नाम तो मटेरियल्स होते पहली हैं ना दफा आपके सुन पास, रहे सर। अच्छा, जो लूज मटेरियल होता है ना जो ऊपर टॉप सरफेस पे बाज दफा, तो उसको स्क्री कहा जाता है। सर रेगुलेट किसको बोल सकते हैं सर? रेगुलेट वो चले, अब आगे जिस टाइम डिस्कशन के पोर्शन में जाएंगे फिर उसे प्रॉपर्ली डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इसके ठीक बाद है जब लेक्चर खत्म हो जाएगा डिस्कस करेंगे लेक्चर को, तो ठीक है। श्योर। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट ये कि आप एक्सेस द यूनिट, आप यूनिट को एक्सेस करें, वहाँ पे इजीली जाके पहुंचे, उसे थोड़ा दूर से देखें, करीब से देखने की कोशिश करें, फिर जाके कि उसमें डिटेलिंग वगैरह आप देख सकें। और बेसिकली ये है कि टेक योर टाइम, अगर आप स्केच बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी में नहीं बनता, ठीक है। टेक योर टाइम, उसको सारी डिटेल्स, उसकी कर्व्स एंड एजेस वगैरह जो चीज़ें आपने मार्क करनी है वो सारी चीज़ों को आप फर्स्ट आप इमेजिन कर लें, और दिमाग में आप उसकी एक फॉर्मेशन बना लें कि यार पहले है कि ये चीज़ें मैंने सारी इसमें स्केच में नोट डाउन करनी है, ठीक है। फिर उसकी आप एक आउटलाइन बना दें, ठीक है। अब उसने टॉप एंड बॉटम जो है, पहले टॉप पे उसने उसका हेडिंग लिख दी है, ठीक है। उसका एम एंड पर्पसेस लिख दी है कि यार वो स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम, यहाँ पे स्ट्रेटिग्राफिक रिलेशनशिप ऑफ कार्बोनिफेरस जो साउथ ऑफ क्रेसवेल है उसका वो बनाना चाह रहा है स्केच का, ठीक है। टॉप सरफेस पे अब उसने वहाँ पे आई थिंक ये ग्रिड नंबर है उसका टॉप पे, ठीक। फिर उसने ये टॉप ऑफ द सी क्लिफ ग्रीनिश कलर का है, ठीक है। कि उसने ये टॉप और बॉटम जो है इसके उसने डिफाइन कर दिए, ठीक। ये आपके पास ये उसका टॉप वेजिटेशन कवर आ गया और ये उसका बॉटम आ गया, ये उसने वहाँ पे पहले पेज पे डिफाइन कर दिए। इसके अलावा कहीं पे और भी वेजिटेशन है तो वो भी उसने यहाँ पे मार्क कर दिए ताकि एक आउटलाइन बन जाए आपके पास। उसके बाद जो है उसने स्टार्ट किया उसके मेजर जो फीचर्स हैं उसके साथ उसने उसको लॉजिक बाउंड्रीज जो हैं वो मार्क करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास मेजर जो उसकी बाउंड्रीज बन रही हैं वो आपके पास ये बन रहा है एक, ठीक। यहाँ पे आपके पास ये लूज मटेरियल है, ठीक है। फिर सेकंड आपके पास ये एक बन रहा है पोर्शन, यहाँ पे आपके पास क्रैक आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड में ये आपके पास ज़्यादा क्लियर डिस्टिंक्शन है क्योंकि कलर की वजह से भी वो फॉर्मेशन जो है वो चेंज भी हो सकती है यहाँ पे। वो फर्दर जिस टाइम आप डिटेल उसकी स्टडी कर रहे होते हैं फिर आपको पता होगा कि यार कौन सा कलर जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, क्या आया सेम ही कलर का रॉक है या फिर उसमें जो है आपके पास नीचे शेल के बेड हैं, ऊपर जो है आपके पास सैंडस्टोन के हैं, ठीक, ये लाइमस्टोन वगैरह के। तो मेजर आप उसमें जो बाउंड्रीज हैं वो मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके कॉन्टैक्ट वगैरह मीडियम, अब उसने वही कहा कि जब ये ऊपर देखें इन दोनों की जो आपके पास पेंसिल की थिकनेस है जो हम बात कर रहे थे वो डिफरेंट है, ठीक है। ऊपर इसका ग्रेजुअल कॉन्टैक्ट से आ रहा है, शार्प कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए उसने ग्रास के साथ इसको लाइटर पेंसिल के साथ उसने डिफाइन किया हुआ है। जबकि नीचे आपके पास दो फॉर्मेशन के दरमियान शार्प कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे इसने थिक लाइन के साथ इसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये लूज मटेरियल भी इसने वहाँ पे ये प्लॉट किए हुए हैं जो आपके पास बोल्डर से दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो वही उसने कहा कि यूज थिक या बोल्ड लाइन कहा जहाँ पे बाउंड्री और बन रही हो शार्प कॉन्टैक्ट की, ठीक है। आपकी डेंसिटी जो है वो डिफाइन कर रही होती है कि उनका कांटेक्ट आपस में कैसा है। फिर अपने क्लाइनोमीटर को आप यूज़ करें, ठीक है, उसका एंगल यूज़ करें उसकी डिप फाइंड करने के लिए कि कितना कैसे डिप जो है वो वेरिएट कर रही है, ठीक है। रिमोटली आप उसको करेंगे। अगर आप पास जाके आपके पास फर्दर ज़्यादा टाइम है, आप एक्यूरेट बनाना चाह रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली और वो एक्सेसिबल फॉर्म में है तो फिर आप जाके उसको इन कांटेक्ट करके तो आप उसकी फॉर्मेशन की टिप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखें, आप अगर इसके मुताबिक आप मैक्सिमम हाइट आपकी इतनी होगी, आप यहाँ से ऊपर ये जो पोर्शन है
यहाँ पे आप जाके इन कॉन्टेक्ट जाके इसकी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। या यहाँ से ऊपर से भी आके आप इसको जो विदाउट कांटेक्ट हमने डिप का तरीका देखा था वो भी आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आप रिमोटली दूर से खड़े होके आप थंब इम्प्रेशन रख के तो आप वो डिफाइन करेंगे कि इसकी हाइट ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी किसी भी एक्सपोजर की कहाँ पे। और सेकेंडली ये है कि आप उसका जो डिप फाइंड करेंगे वो आप रिमोटली उसका जो लोअर एज है आपके पास, जो लॉन्गर एज जिसको कहा जाता है क्लाइनोमीटर का, क्योंकि ईस्ट बनता है आपके पास, तो उसको आप यूज़ करते हुए आप उसकी डिप एक रफली डिप फाइंड करेंगे, ठीक है। थिकनेस के लिए वही आप थंब यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ योर आर्म लेंथ, एट योर आर्म लेंथ के ऊपर आप किसी एक नॉन फीचर को जिसकी हाइट वगैरह का आपको पता हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप थंब के साथ देखेंगे कि वो आपके थंब के अकॉर्डिंगली कितनी हाइट पे बन रहा है, ठीक है। तो आपको उसकी थिकनेस वगैरह भी रफली आइडिया हो जाता है प्लॉट करने के लिए। अभी उसने सब यूनिट्स की जो है वो वेदरिंग की और सब यूनिट की प्रोफाइल जो उसने की कि अब उसके अंदर जो फर्दर बेडिंग वगैरह बन रही है, ठीक है, तो वो उसने यहाँ पे ये डिफाइन कर दी कि वेदरिंग प्रोफाइल कि उसकी जो है किस तरह की नीचे बीच की सैंड मिल रही है, ऊपर आपके पास किस तरह के फीचर्स हैं, ठीक है। तो एक वेदरिंग प्रोफाइल आप बना रहे हैं उसकी, डिपेंडिंग अपॉन द विजिबल फीचर कि उसके ऊपर जो है वो वेदरिंग का इफेक्ट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, फ्रेश है रॉक या वेदर्ड हैं या लैंडस्लाइड हुए हुए हैं, ट्री फॉर्म में मिल रहे हैं या बल्ज आउट हुए हुए हैं आपके पास, जैसे कि ये पोर्शन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि इनको अप्रोप्रिएट कलरिंग कर दें या स्केचेस करके उसमें फर्दर जो है उसने उसकी डिटेल्स वगैरह डाल दी। एंडिंग में जो आपके पास जो टचेज हैं फाइनल टचेज में वो आपने उसको फर्दर नोट्स वगैरह उसने लिख दिए, यहाँ पे उसकी थिकनेस वगैरह यूनिट 1 यूनिट 2 वगैरह की, ठीक है। जब एक ही फॉर्मेशन है उसके डिफरेंट वैरायटी आ रही है तो इसलिए उसने उसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब करीब पे जाके जब उसने उनके सैंपल लेके देखे तो फिर वो उसने देखा कि वो आया सैंडस्टोन था या शेल था या कार्बोनेट से डिफरेंट कलर के, क्योंकि आपको पता है कलर जो है वो वेरिएट करता है जब उसमें डिफरेंट मिनरल जो है उनके एडअप की वजह से उसके कलर में उसकी वेरिएशन आती है, और वो डिपेंड कर रहा होता है आपको उसके रॉक की पेलियो क्लाइमेटोलॉजी की वजह से। तो ये फाइनल आपके पास एक स्केच की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। स्केच बनाने का ये एक सिंपल तरीका है उसने बताया, ठीक। क्या स्टार्ट में ये कि आप जाके उसे एक्सेस करके उसे डिटेल से एक दफ़ा देख लें, उसके बाद आपने जो जो फीचर मार्क करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लें पास, फिर उसकी बाउंड्रीज आप मार्क करें, फिर उसके बाद जो है उसमें जो कलरिंग कर दें वेजिटेशन वगैरह को या डिफरेंट फीचर्स को वो करने के लिए आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए। फिर उसके बाद जो है वो मेजर बाउंड्री डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो पेंसिल है उसकी थिकनेस के ऊपर, ठीक है, जितना वेट आप डालेंगे उस लाइन में। फिर उसके बाद उसके अंदर डिटेलिंग उसने फिल करता गया, फिर उसके बाद उसमें उसको, क्योंकि ये जो लोअर पोर्शन है ये आप देखिए डार्कर कलर का है, तो उसने यहाँ पे भी जो लोअर पोर्शन है उसको भी उसने डार्कर कलर में उसको शेड अप कर दिया, ठीक है। तो